सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से हिंदी फैकल्टी। आज हम लोग जो है कक्षा 8 का जो पार्ट 3 है बस की यात्रा उसको पढ़ेंगे। तो पाठ के जो लेखक हैं वो हम अंत में वैसे बात ही करेंगे, लेकिन इसके जो पाठ के लेखक हैं वो है हरिशंकर परसई। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर दिया है कि कोई घटना, यात्रा के दौरान जो घटना घटित हुई है उसी का वर्णन है। तो आइए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ही आसान है। बस की यात्रा यानी बस में बैठकर के जो यात्रा की गई उसी के बीच में जो भी घटित हुआ उसका यहाँ पर जो है विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, अब लेखक के साथ हुई ये घटना, इसीलिए उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। यहाँ पर जो लेखक हैं वो उस चीज को बता रहे हैं। तो पहले कभी की किसी टाइम की ये घटना है, तो कह रहे हैं कि हम 5 मित्र थे और हम पांचों ने एक बार प्रोग्राम बनाया कि हम क्या करते हैं, शाम को 4 बजे की बस से चलते हैं और पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अब इन्होंने जो भी प्रोग्राम बनाया कि भाई यहाँ से यहाँ तक बस में चलते हैं, ये बस हमें इस समय जो है ट्रेन के समय तक हमें पहुंचा देगी, तो ऐसा उन्होंने तय कर लिया। और उसके बाद क्या होता है, हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी काम पर जाना था हमें, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। क्योंकि टाइम पर पहुंचना जरूरी था तो कोई और दूसरा शेड्यूल हम फिक्स नहीं कर सकते थे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। जब हमने ये जो प्रोग्राम बनाया था कि इस बस से चलते हैं, ये हमें ट्रेन के समय पर पहुंचा देगी, तो हमें कुछ लोगों ने बताया कि ये शाम वाली जो बस है इससे सफर करना जो है सही नहीं है। क्या रास्ते में, उन्होंने कहा कि भाई क्यों सही नहीं है, तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन है कि भाई डाकू नहीं मिलते, भाई कोई लूट लेगा ऐसा नहीं है, कोई डाकू वाकू नहीं है, ये जो बस है ना ये खुद ही डाकिन है। तो डाकू का यहाँ पर अपोजिट कहें या फिर कहें मेल, वो जो लिंग हम कहते हैं ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो वो डाकिन शब्द का बस के लिए प्रयोग किया गया है। और बस का पिक्चर भी आप लोग देख सकते हैं किस कंडीशन में ये बस है। आगे, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। भाई किसी को देख करके हमारे मन में जो भाव, तो यहाँ जो भाव आए उस बस को देख करके लेखक के मन में श्रद्धा के, लेखक और उसके जो मित्र थे उन मित्रों के मन में श्रद्धा के भाव जो है वो उमड़ पड़े। ठीक है, कि ये चलने योग्य नहीं है, ये तो केवल हाथ जोड़ने योग्य है, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। खूब वयोवृद्ध थी, वय यानी आयु लिए हुए, बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी बहुत अधिक जो है उनने आयु ली हुई थी, यानी बहुत बूढ़ी थी, बहुत पुरानी बस थी वो। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी और कई सालों, सदियों यानी 100 से भी अधिक सालों पुरानी थी, तो उसके निशान यानी वो कंडीशन जो थी उसकी सही नहीं थी, टूटी फूटी थी, स्क्रैच थे बहुत सारे ऐसे, तो लग रहा था कि ये बहुत सदियों पुरानी है। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, और लोग इसीलिए मना कर रहे थे सॉरी, कि इस बस में अगर हम सफर करेंगे तो इसकी तो उम्र वैसे ही ज्यादा है, तो इस अवस्था में अगर हम इसमें बैठ करके जाएंगे तो इस बस को कष्ट होगा, हमें कष्ट नहीं होगा, इस बस को कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो लोगों ने ये सारी बातें जो हैं उनको बताई कि इस बस में सफर नहीं करने के क्या क्या कारण हैं। एक तो बहुत ज्यादा पुरानी है, और पुराने किस तरीके से, तो उसके निशान आपको वहां मिल जाएंगे। उसको देखते ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसे खटाला जैसी हो रही थी, तो वो निशान इसीलिए कहा गया है, निशान शब्द का जो प्रयोग किया है इसीलिए किया गया है, और इसको कष्ट होगा अगर हम इसमें बैठते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने उस रीजन को बताया कि बस में नहीं बैठने के जो रीजन है वो सारे इस तरीके से उन्होंने बताए हैं। आगे, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी उस बस जो कंपनी थी उसके एक जो हिस्सेदार थे वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? भाई उसकी जो कंडीशन है, जो वो उसको देखने पर जो उसके हालात हैं, तो ऐसा लग रहा था कि क्या ये चलती भी है। जब हमने उनसे ऐसा पूछा तो वो बोलते हैं, वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है
अपने आप चलती है ये, मतलब एक व्यंग पूर्वक जो बातचीत यहाँ पर हो रही है उसी के बारे में कि क्या ये अपने आप ही चलती है या कोई धक्का दे करके इसको अपने आप चलाता है। हाँ जी, और कैसे चलेगी भाई, अपने आप नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी, वो भी उनका जवाब जो है, जिस तरीके से प्रश्न किए जा रहे हैं उन्होंने भी जवाब बहुत ही अच्छे से दिए हैं जो बस में सफर कर रहे हैं बस के हिस्सेदार। आगे, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, भाई बैठे नहीं बैठे, है ना, तो हम ऐसे सोच विचार में लगे थे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। बस क्या है, अनुभवी है भाई, बस इतनी पुरानी है, इतनी उम्र लिए हुए है तो इसको बहुत अनुभव है, ठीक है बैठ जाते हैं। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब ये जो हमारे साथ जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने सलाह दी कि नहीं, जैसे पुराने लोग जो है सबको लेकर के चलते हैं तो ये भी चलेगी, नए लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको अनुभव की कमी होती है, और तो ये हमें बड़े ही प्यार से अपने गोद में बिठा करके लेके चलेगी। फिर हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अब जो हमें यहाँ छोड़ने आए थे तो उनके चेहरे पर ये लग रहा था वो कहना चाह रहे थे, मतलब उनके चेहरों पर ऐसा लग रहा था कि जैसे तो वो हमें अंतिम विदा दे रहे हों, उसके बाद वो हमसे मिल ही नहीं पाएंगे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। उन्होंने इस तरीके से खुद ही जो है बातें गढ़ ली कि उनके चेहरों को देख करके ऐसा हमें महसूस हो रहा था। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो कारण होना जरूरी है, मतलब कुछ ना कुछ साधन, सॉरी कारण नहीं, साधन होना जरूरी है। तो अब उस बस में बैठे हैं तो सफर आगे का तय करना ही है। तो देखिए आगे क्या होता है सॉरी, अब बैठे हैं, चित्र भी यहाँ पर दे रखा है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस में आवाज होने लगी और पूरी बस जो है इस तरीके से हिलने लगी, तो ऐसा लगा था कि हम बस में नहीं बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम इंजन में बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, यानी कांच भी टूट चुके थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, और जो बचे थे क्योंकि टूटे हुए हैं तो उनसे हमें खतरा था, वो हमें लग सकती थी, उसमें चोट आ सकती थी, तो उन जो बचे हुए कांच थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। भाई वो इंजन, जो वो बस जितनी तेज आवाज कर रही थी ना, जितना तेज इंजन बोल रहा था, तो वो इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था हमारी सीट के नीचे ही इंजन रखा हुआ हो। और यहाँ चित्र में आपको देख भी रहे हैं कि ये बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। आगे, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी ये इतनी पुरानी बस है, जिस तरीके से वो चली तो ऐसा लग रहा था कि गांधी जी के समय की बस है, जब गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उनका चल रहा था, उस समय ये नई नवेली रही होगी, बिल्कुल नई जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अब यहाँ जो गांधी जी के दो आंदोलन हैं, उस चीज की तुलना जो है इस बस से की गई है। अब देखिए कैसे की है उन्होंने क्या असहयोग, यानी उसके जो पार्ट्स थे एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसकी आवाजें भी जो है उसमें बस में बहुत सारी आवाजें आ रही थी। चलने पर टायर की और इंजन की सब इस तरीके से हिल रहे थे। एक दूसरे का सहयोग हम जब नहीं करते हैं तो आवाज ज्यादा होती है, तो वही चीज यहाँ पर बस के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से चल रहे थे, आवाज इसीलिए हो रही थी। और पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी कि उसको एक दूसरे की बात नहीं माननी है, विनय के साथ नहीं माननी है, अवज्ञा कर देनी है, मना कर देना है विनम्रता के साथ। इस तरीके से उन आंदोलनों की तुलना इस बस के चलने से उन्होंने यहाँ पे की है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। अब ये भी बता दिया किस तरीके से, किससे, सीट जिसपे वो बैठे हुए थे बॉडी से, उसकी जो बॉडी है यानी वो हिल रही थी सीट वहां पे बस में, तो वो असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव
मिट गए, जो भेदभाव अलग अलग जो हो रहे थे वो सब एक जगह हो गए, यानी वो सारे जो पार्ट्स थे उसके, वो जो, हाँ, वो सोच रहे थे कि भाई जब इधर उधर भाग रहे हैं तो सारे कह रहे हैं कि वो सारी चीजें सोच करके सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी वो बस में जो सीट थी वो जैसे ही बस चल रही थी तो वो सीटें भी इस तरीके से हिल रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था, कभी हम नीचे गिर रहे थे कभी बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हुई है। तो इस तरीके की वो पूरी बस का यहाँ पर विवरण जो उनकी सफर में जो उन्होंने अनुभव किया वो यहाँ पर दिया हुआ है। आगे, एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब जब बस चल रही है उस समय हमें पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी है तो उसमें छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। अब देखो और अच्छी कंडीशन यहाँ पर बता रहे हैं कि ड्राइवर ने क्या करा, उस टैंक से जो उसमें छेद हो गया था तो भाई पेट्रोल नीचे वेस्ट होगा, इसीलिए उसने क्या करा, उस पेट्रोल को बाल्टी में रख लिया और बाल्टी में निकाल करके उसको अपने सीट के पास में बगल में रख लिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। उसने अपनी ही व्यवस्था कर ली, उसको डायरेक्ट पेट्रोल को इंजन में जो है नलची लगा करके उसको डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा लग रहा था जिस तरीके से उसने बाल्टी में नलची लगा करके सीधे इंजन को पेट्रोल, इंजन में पेट्रोल वो डाल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी देर में तो क्या होने वाला है कि ये जो बस का हिस्सेदार है जो हमारे साथ बैठा हुआ है, थोड़ी देर में इंजन को अपनी गोद में लेके, क्योंकि वो हिल रहा है तो अपनी गोद में लेके बैठेगा और जो है उसको सीधे उसी में उस नली से पेट्रोल वहीं पिलाएगा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को शीशी में दूध पिलाती है। आगे क्या होता है, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से वो पार्ट्स हिल रहे थे तो उनको भरोसा नहीं था कि भाई आगे पता नहीं क्या होगा। ब्रेक फेल हो सकता है, भाई टंकी फूट गई पहले तो, और फिर इंजन का भी हिल रहा था बहुत, तो आगे ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। भाई प्रकृति के इतने सुंदर वातावरण को आसपास जब निकल रहा था और उसके बावजूद ये पेड़ और ये सब उनको दुश्मन की तरह दिखाई दे रहे थे, समझ में आ रहे थे क्यों ऐसा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यानी ये चीजों से उनको इतना डर लग रहा था, और डर लगने का कारण भी क्योंकि बस जिस तरीके से डगमगाते हुए चल रही थी तो लग रहा था कभी इस पेड़ से टकराएगी, ये निकल गया तो आगे वाले से टकरा जाएगी। नदी आ रही है या जो भी झील आ रही है तो लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हिलते हिलते जो है उसमें झील में जाकर के गिर जाए, तो ये जो है डर वो बराबर हमारा बना रहा। और इसी के कारण प्रकृति के इतने सुंदर दृश्य भी मुझे दुश्मन की तरह समझ जो है दिखाई दे रहे थे या दुश्मन जैसे लग रहे थे। एकाएक फिर बस रुकी, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली ही नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया कि भाई विनम्रता के साथ मना कर देना कि मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि भाई बस तो फर्स्ट क्लास है, रोज लेकर के जाती है जो है यात्रियों को, रोज ही छोड़ती है, लाना छोड़ना सब चलता ही है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये इत्तेफाक की बात है, कभी कभी ऐसा हो जाए कि ना भी चले। तो क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी यानी कहने का मतलब है जो चांद की जो रोशनी है वो थोड़ी कम थी और पेड़ों की छाया के नीचे वो बस जिस तरीके से खड़ी थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जो है इसकी जो दशा है बहुत दीन लग रही थी, बहुत गरीब सी लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, वृद्धा यानी कोई बूढ़ी महिला थक करके बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया यानी इसके प्राणों का अंत। अब यहाँ प्राणांत, तो यहाँ पर ये शब्द बना है प्राण प्लस अंत से,
ठीक है, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया है। तो प्राणों का अंत हो गया, तो इस बियाबान में यानी सुनसान जहाँ कोई नहीं है, बियाबान ऐसे जंगल, सुनसान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी इसको जो है, अंत्येष्टि का मतलब होता है इसको जला देना, जैसे चिता पर बॉडी को, शव को रख करके तो वैसे अंत्येष्टि की जाती है, वैसे ही हमें इसकी भी करनी पड़ सकती है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। भाई उन्होंने कुछ उसको सही किया, तो वो अब जो चलने में थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी जो उसकी लाइटें थी, लाइट भी धीरे धीरे कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी यानी बहुत धीमी गति में चल रही थी, क्योंकि लाइटें भी उसकी जा चुकी थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कि बस इस तरीके से कहती, ऐसा लग रहा था उस बस को, जिस तरीके से वो कोई बस अगर तेज गति से आ रही है तो वो उस साइड में हो जाती, यानी एक जगह वापस साइड में खड़ी हो जाती, उसको रोक दिया जाता और वो आगे जो दूसरी बस है उससे कहती कि भाई निकल जाओ, अभी ये हमारी उम्र नहीं रही, अभी तुम्हारी उम्र है, हमारी तो उम्र निकल चुकी है, हम आराम से चलेंगे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गई, यानी टायर की हवा निकल गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, यानी बस जो है पूरी तरीके से हिल गई और जो है वहां पर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। कह रहे हैं कि अगर बस तेज गति में होती तो क्या होता, वो आगे जो है नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। भाई इतनी बुरी कंडीशन में ये बस है, फिर भी वो इसमें जो है सफर कर रहे हैं, तो इसी कारण से उन्होंने उसको श्रद्धा भाव से देखा। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये जिस तरीके का उनका ये उस बस के प्रति जो विश्वास का है, उत्सर्ग की अपने बस के प्रति समर्पण की जो भावना है, ऐसी भावना मिलना बहुत कठिन है। दुर्लभ का मतलब कठिन है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कि अब वो संभावनाएं इस चीज के बारे में व्यक्त कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता, अगर बस नाले में चल जाती, तेज गति में होती, तो फिर वहां पर जो देवता हैं बाहें पसार करके उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे होते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब आगे और देखो बस की ऐसी हालत, और फिर भी कोई वापस नया टायर नहीं लगवाया है उन्होंने। जो पुराना टायर था, वो जो घिसा हुआ टायर था, उसी को उन्होंने जो है लगा दिया है और वो आगे बढ़ती है बस। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो जिस तरीके से रुक रुक करके चल रही थी, बार बार कभी टायर कभी इंजन, तो ये सारी दिक्कतों का सामना जब हमने किया और जिस गति से वो चल रही थी, तो हमने सोच लिया था कि हम जो है पन्ना समय पर नहीं पहुंच सकते। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं पे भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है कि जहां हमें प्रयाण करना है, यानी जहां हमें पहुंचना है वहां जो है उसकी कोई दूसरी, पृथ्वी पर तो उसकी कोई मंजिल नहीं है, यानी ऊपर पहुंचने वाली बात इन्होंने कह दी। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हमारे साथ घटित हुई, तो हमारी जो भी परेशानी थी वो सब समाप्त, जो तनाव चल रहा था वो सब समाप्त हो चुका था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये जो बस की यात्रा जो अध्याय था, ये था हमारा हरिशंकर परसाई जी का, और उन्होंने एक ये कह सकते हैं हंसी मजाक वाला ये जो है हास्य व्यंग जो है चैप्टर उन्होंने लिखा है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अब आगे जो है हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में, एनसीईआरटी के जो इसके प्रश्नोत्तर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।